मसीह सेवाश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नेसर्ट इक्वेशन की हम चर्चा करते हैं। तो नेसर्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लासों की चर्चा कर लें। प्रीवियस क्लास में यानी कि इसके पहले वाले जो क्लास हम लोग अटेंड किए थे वो किए थे SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोगों ने देखा था एक डायग्राम बनी थी। एक हमारा ये पॉट हो गया, दूसरी ये पॉट हो गई। इसमें प्लेटिनम की एक रॉड डाली गई थी। इस प्लेटिनम के रॉड पर एक प्लास्टिक का चैम्बर बनाया गया, ग्लास का चैम्बर बना था। इस ग्लास के चैम्बर में हाइड्रोजन गैस भेजी जा रही थी। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होती थी। इस प्लेटिनम रॉड को हम इसके एक कॉपर प्लेट थी, इस कॉपर प्लेट से गैल्वेनोमीटर के थ्रू अटैच किया गया था। यहाँ पर लवण सेतु बनाई गई थी। लवण सेतु ये हमारी क्या हो गई थी, लवण सेतु। और इस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि गैस हमारी जा रही है। उसके बाद से ये प्लेटिनम की जो रॉड है इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये प्लेटिनम की रॉड में यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो हमारा HCl था। इसमें जो सोल्यूशन था वो हमारा कॉपर का सोल्यूशन था। यहाँ पे कॉपर सल्फेट थी, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस अंदर आ रही थी, इस प्लेटिनम के रॉड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे। तो प्लेटिनम के रॉड से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे थे कॉपर के प्लेट पर। कॉपर के प्लेट से ये Cu+2 इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था और इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। तो अब यहाँ पर इसका जो अर्धशैल अभिक्रिया थी वो क्या है, H2 gives H+2 वहीं यहाँ की जो सेल अभिक्रिया थी वो Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या हमारी घट रही है। ये हमारी सॉलिड स्टेट गैस स्टेट में था, ये हमारी केस किस पे आ गई, एक्वस स्थिति में आ गई। ये हमारी एक्वस स्थिति में थी, यहाँ पर हमारी सॉलिड स्टेट में आ गई। तो अब हम इसमें आपने एक चीज देखा गया था, SHE यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव एनोड के रूप में देखा गया था। तो हम जानते हैं कि E सेल इज इक्वल टू होता है E कैथोड माइनस E एनोड। सेल विभव, कैथोड का सेल विभव माइनस एनोड का सेल विभव। अब कैथोड के जगह पर क्या है, कॉपर है। कैथोड की जगह पे कॉपर है, इसका सेल विभव E कैथोड माइनस। एनोड के जगह पर कौन सी है, एनोड की जगह पर है हमारा ESH। एनोड की जगह पर SHE है। हम जानते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल होती है वो 0 होती है। उस स्थिति में E सेल इज इक्वल टू E कैथोड।
एनोड के रूप में आपने इतना देख लिया। इसका रिवर्स चलते हैं, हम कैथोड के रूप में देखते हैं। जब हम कैथोड के रूप में देखते हैं तो कैथोड के रूप में होना क्या है, ये जो हमारी SHE है यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, ये सेटअप हमारा यहाँ पर होगा और यहाँ पर हम जिंक लगाएंगे। अब इसको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज लगी, यहाँ जिंक की प्लेट लगा दी और इस जिंक की प्लेट से हम इसको जोड़ दिए, ये पार्ट हमारा कट गया और यहाँ पर हमारी गैल्वेनोमीटर। चीज वही है, इस सेटअप को हम इधर उल्टा कर दिए, ये पार्ट कट गई, ये हमारा जिंक हो गया, तो इसके अंदर हमारा ZnSO4 का सोल्यूशन हो गया। बाकी सारी चीजें वही। प्रोसेस क्या है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और ये सेटअप, ये हमारा कैथोड की भांति व्यवहार करेगा और ये हमारा एनोड की भांति व्यवहार करेगा। अंतर ये हो गया, ये जो हमारा एनोड के साइड में था, अब वो ये कैथोड के साइड में हो गया। उस स्थिति में हम देखते हैं कि E स्क्वायर इज इक्वल टू होता है E कैथोड माइनस E। अब देखिए उस अवस्था में अब ये प्रोसेस इस केस में ये हो जाएगी, सीधा रिवर्स होगा, यानी कि अब हाइड्रोजन ये हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस यहाँ थी वो यहाँ हो गई और जो प्रोसेस इसकी है यानी कि Zn प्लस 2 ये हो गई हमारी एनोड और अब ये हो गई कैथोड। तो इनका रिएक्शन हम जब देखेंगे, E सेल इक्वल टू क्या होगा, कैथोड की जगह पर क्या है, कैथोड की जगह पर हमारा क्या हो गया, ये हो गई और इसकी जो पोटेंशियल होती है हमारी क्या होती है, 0 हो गई, 0 माइनस ये क्या हो गया E। उस स्थिति में जो E सेल होता है इज इक्वल टू होता है माइनस E। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनोड के रूप में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो E कैथोड के बराबर होगा और कैथोड में माइनस E एनोड के बराबर होगा। इतनी चीजें तो आपने पहले क्लास में पढ़ ली है। अब इतनी चीजें पढ़ने के बाद से अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन, ये क्या होता है। एक्चुअल में आप लोगों ने इतना मिटा देते हैं, अब हम चर्चा करते हैं इक्वेशन। अभी हम थोड़ी सी रिकॉल कर रहे थे कि इतनी चीजें आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं, तो रिकॉल हो जाए, एक बार दिमाग में माइंड सेट बैठ जाए कि हाँ आगे हमें क्या करना है। अब देखिए, किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। तो किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल उसके आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्लियर। अब आयनों की सांद्रता के मध्य, अब विद्युत वाहक बल और आयनों की जो सांद्रता है, विद्युत वाहक बल इसके और इसके दोनों के मध्य जो संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है, विद्युत वाहक बल और आयनों की सांद्रता के मध्य जिस समीकरण की सहायता से उनके संबंधों को लिखा जाता है, वह समीकरण ही हमारा नेक्स्ट इक्वेशन कहलाता है। अब आप क्लास 11th में
आप क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, उष्मागतिकी पढ़े होंगे। उष्मागतिकी में आप गिब्स ऊर्जा की बात की। ये गिब्स ऊर्जा को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ये गिब्स ऊर्जा ये 3 कंडीशनों पर निर्भर करती है। ये पहला साम्यावस्था कब होगी, दूसरा स्वतः प्रक्रम क्या होगा, और तीसरा अस्वतः प्रक्रम क्या होगा। ठीक, इतनी चीजें हम इसमें पहले जानेंगे। उसके बाद से एक फैरेड बराबर क्या होता है, एक फैरेड बराबर क्या होता है, हमारी एक मोल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। इन चीजों को हम जान लें, फिर हम इसके इक्वेशन पे चर्चा करते हैं। तो आइए जानना चाहते हैं साम्यावस्था क्या है। ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई कार्य न हो, इट मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू जी। अर्थात एक कमरा है, उस कमरे में जो एयर है, अगर ये कमरा है, इस कमरे के बीच में एक डिवाइडर है, इस डिवाइडर के इधर का भाग भी कंप्लीट है और इधर का भाग भी कंप्लीट है। जब दोनों भाग कंप्लीट है तो इधर की एयर इधर जाएगी और न इधर की एयर इधर जाएगी। इस प्रकार से जो डेल्टा जी का मान होता है वो 0 होता है, और जब 0 होगी यानी कि कोई क्वर्क नहीं होगा, तो उस अवस्था को कहेंगे हम साम्यावस्था, यानी कि डेल्टा जी बराबर 0। अब दूसरी चीज होती है स्वतः प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जो एक बार स्टार्ट करने के बाद से वो कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यही डायग्राम हम लेते हैं, एक कमरा है, कमरे के एक साइड में गैस भरी हुई है। कमरे के 2 पार्ट हो गए, एक साइड में गैस भरी हुई है। अगर इसको हम थोड़ा सा ओपन कर दें, खोल दें, एक बार खोलने की जरूरत है कि इसमें से गैस चारों तरफ फैलना शुरू हो। सिर्फ एक बार काम किया कि एक बार डोर को ओपन किया या विंडो को ओपन किया या थोड़ा सा हमने होल किया, उस होल के होने के बाद ऑटोमेटिक उतना अपने प्रोसेस को स्टार्ट किया और पूरा काम धीरे धीरे अपने आप होते जा रहा है। उस स्थिति को कहते हैं हम स्वतः प्रक्रम, और स्वतः प्रक्रम काल में डेल्टा जी का मान होता है। क्लियर, स्वतः प्रक्रम में क्या हो गया, डेल्टा जी हो गई हमारी क्या, निगेटिव। अस्वतः प्रक्रम जो बार बार करना पड़े, जैसे दोनों कमरा है, कमरे में हीट हो गई, यानी गर्मी का मौसम है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, बाहर हवा फेंकने वाली लगी हुई है, अगर उस पंखे को बार बार चला करके गैस को बाहर न किया जाए तो गैस अपने आप बाहर नहीं जाती है। यानी कि किसी ऐसा प्रक्रम जिसको कंटिन्यू करने, जिसको लगातार जारी रखने के लिए बार बार हमें कोशिश करनी पड़ती है, बार बार उसको रेगुलेट किया जाता है, उस प्रकार के प्रक्रम को हम अस्वतः प्रक्रम कहते हैं। उस स्थिति में डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया कि साम्यावस्था क्या होती है, स्वतः प्रक्रम क्या होती है और स्वतः प्रक्रम क्या होती है। अब देखिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक मोल की। एक मोल कितना के बराबर होता है,
एक मोल में इलेक्ट्रॉन की आवेशों की संख्या, एक मोल में इलेक्ट्रॉन के आवेश एक्चुअल में एक मोल में 6.02 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मोल में 6.2 गुणे 10⁻23 एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम का होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि चार्ज 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश मिला करके कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.02 गुणे 1.6 गुणे 10⁻23 गुणे 10⁻19। 23 प्लस है 19 माइनस है, 23 में से -19 चला जाएगा तो बचेगा कितना 4, यानी कि 6.02 गुणे 1.6 गुणे 10⁻4। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 96,500 कूलाम आएगा। यानी कि एक मोल में इलेक्ट्रॉनों का जो कुल आवेश होगा वो 96,500 कूलाम होगा। इतनी चीजें आपकी आ गई। अब हम शुरू करते हैं कि आपने जान लिया कि एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की आवेश कितनी होगी 96,500, अर्थात एक फैरेड में 96,500 कूलाम आवेश होता है। तो आपने गिब्स ऊर्जा जान ली। गिब्स ऊर्जा में साम्यावस्था देखा, स्वतः प्रक्रम देखा, अस्वतः प्रक्रम देखा, फैरेड देख लिया। एक मोल में इलेक्ट्रॉन की आवेश और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतनी चीजें आप जान गए। अब हम चलते हैं, मेन काम जो है वो इक्वेशन की खोज है। अब इक्वेशन में हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वह उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब, रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट है, ये है, ये बी बनाता है और बी ए बनाता है। ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट। तो ए से बी बने और बी से ए, पानी से बर्फ बने या बर्फ से पानी। ठीक, इस प्रक्रम में Q इज इक्वल टू, मान लीजिए ये हमारा कोई रिएक्टेंट है ए, ये रिएक्टेंट है प्लस बी रिएक्टेंट। ये बना क्या रहे हैं सी और डी। ठीक, ये हमारे ए बी रिएक्टेंट है और ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। उस अवस्था में जब हम ऊष्मागतिकीय नियम को फॉलो करते हैं, ऊष्मागतिकीय नियम को की व्याख्या के आधार पर देखते हैं, तो Q बराबर होगा C इंटू डी, ये C पर C, ये D बटा A B। ठीक, इसके आधार पर हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एम। यहाँ पर ये है हमारी डेल्टा जी, ये गिब्स ऊर्जा है,
ये गिब्स ऊर्जा है, ये डेल्टा जी मानक गिब्स ऊर्जा है, आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और क्यू एलएम क्यू यानी कि एल 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 क्यू को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 2.03 इनके जगह पर हम इनको लिख सकते हैं कि 2.303 2.303 log 10 to the power, यानी कि log ln q है उस अवस्था में, इसका मतलब log e to the power बेस हमारा क्या है, q है, e है, q का बेस e है। और जब e को हम 10 के फॉर्म में लेके जाते हैं उस अवस्था में 2 इंटू 303 का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, तब जाकर के ये हमारे फॉर्म में आते हैं। अब इस अवस्था में आपने देख लिया गिब्स ऊर्जा है, मानक गिब्स ऊर्जा है, आर कांस्टेंट है, तो ये हमारा तापमान हो गया और एलएन क्यू हो गया। ठीक, एक अब और चीजें पिछले में आपने देखा है, ई सेल क्या है, सेल विभव है, और ई नॉट सेल क्या है, मानक सेल विभव। क्लियर, इतनी चीजें आपने ये पहले या सच्ची बता दिया। आपने गिब्स ऊर्जा देख लिया, मानक गिब्स ऊर्जा देख लिया, कांस्टेंट देख लिया, नियतांक देख लिया, टेम्परेचर देख लिया और ये लाभ देख लिया। ठीक, एक फैराड का मान भी आपको बता दिया गया कि 96.500 कूलम। इतनी चीजें तो आपने देख लिया। अब जो इक्वेशन होता है, नेक्स्ट इक्वेशन, वो लिखा कैसे जाता है वो आपको यहां देखने से पता चलेगा। नेक्स्ट इक्वेशन ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में सॉरी, अब आप रसनीति समीकरण पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप जानते हैं कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्यू। दूसरी चीज कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि विभवांतर इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश। अर्थात कार्य बराबर अगर हम पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, विभवांतर गुणे आवेश। कार्य पूछा जाए, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो फिजिक्स में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा विभवांतर इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुणे आवेश। तो जब कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश होगा, उसी स्थिति में अब इस आधार पर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ। अब देखिए कार्य हो गया, ये हो गई आपकी विभवांतर
सेल विभव। ये क्या है, n और f क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आवेशों की संख्या है। n क्या है? आवेशों की संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और f क्या है? 100 है। यानी कि डेल्टा G बराबर माइनस n एफ ई सेल एंड डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस n एफ। सारी चीजें वही हैं, आंसर क्या आएगा? ई नॉट। अब इसके पहले आपने जो इक्वेशन लिखा था वो इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस आर टी लॉग एल एल क्यू, यही चीजें अपने इक्वेशन है जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई और ये सॉरी, ये हमारी इक्वेशन 1, ये 2 और ये इक्वेशन 2 और 3 को हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 2 और 3 इसको जब हम इसमें रखते हैं, यानी कि डेल्टा जी की जगह पर माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एल। क्लियर? इतनी चीजें, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड में डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ बोथ साइड, दोनों कक्षों में माइनस एन एफ से भाग दिया। माइनस एन एफ ई सेल बटा माइनस एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बटा माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू बटा माइनस एन एफ। क्लियर? एन एफ से एन एफ कैंसिल, इस एन एफ से ये एन एफ कैंसिल, तो बचा क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू बाई माइनस एन एफ। यहां तक क्लियर हो गई? अब देखिए, इस ई सेल यानी कि सेल विभव, ई नॉट सेल यानी कि मानक सेल विभव, इसी को ही हम नेक्स्ट इक्वेशन कहते हैं। अगर हमें इसके जगह पर ये वैल्यू लिखनी है, यानी कि लॉग बेस 10 पे क्यू लिखनी है, तो उसकी जगह पर हमें 2.303 का मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 टू बेस 10 पे क्यू माइनस। इसके जगह पर, सिर्फ इसके जगह पर हम इस वैल्यू को लिख सकते और कह सकते हैं कि ई सेल यानी कि सेल विभव इज इक्वल टू मानक सेल विभव माइनस ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब इसको नेक्स्ट इक्वेशन को और सॉल्व कर सकते हैं, तो और देख लीजिए, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, काम वही है, अब सबका वैल्यू रखना है। एन का वैल्यू आप सिंपल विभवांतर में एन इज इक्वल टू आप 2 रख लें, एन इज इक्वल टू 2 रख लें। एफ का मान आपको पता ही है, इसी एफ का मान आपको पता है कि 96,500 होता है। आर और टी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर ये काम हो रही है, तो इस तरीके से ये वैल्यू अगर आप पुट अप करेंगे तो एक नई इक्वेशन बन करके आएगी,
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये है, इसी में इसका मान पुटअप कीजिए तो अगली इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद से एक आप क्वेश्चन हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चन भी देख लीजिए। थैंक यू।